अध्याय 6। बेरोजगारी की समस्या का भारतीय अर्थव्यवस्था में समाधान। भारत में बेरोजगारी की समस्या और उसके समाधान को लेकर आज पूरा देश चिंतित है। हमारा देश बेरोजगारी के एक ऐसे भयावह हालात से गुजर रहा है जिसमें न सिर्फ नए लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बल्कि जिन लोगों के पास रोजगार था वो भी अपने रोजगार खो रहे हैं। ये स्थिति सिर्फ प्राइवेट या असंगठित क्षेत्रों की ही नहीं है, बल्कि सरकारी संस्थाओं में काम कर रहे लोगों की नौकरियां भी खतरे से बाहर नहीं है। मौजूदा सरकार जिस तरह सरकारी उपक्रमों और संस्थाओं को निजी कंपनियों के हाथों बेच रही है, उससे रोजगार का संकट और भी गहरा होता जा रहा है। कोरोना काल में बेरोजगारी दर 22% तक पहुंच गई है, जो आजाद भारत के इतिहास में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है। जीडीपी की विकास दर -24% पहुंच गई है। इससे खराब स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था आज तक कभी नहीं रही है। जीडीपी गिरने का सबसे ज्यादा नुकसान लेबर इंटेंसिव सेक्टरों में हुआ है, जैसे कृषि क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, कपड़े और चमड़े का उद्योग आदि। इसका सीधा असर करोड़ों लोगों की नौकरियों पर हुआ है। साल 2020 में अप्रैल से अगस्त के महीने में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। इस भारी आर्थिक संकट के लिए कोरोना वायरस को बलि का बकरा नहीं माना जा सकता। कोरोना काल के पहले से ही बेरोजगारी का संकट और डगमगाती अर्थव्यवस्था का सामना भारत के लोगों को करना पड़ रहा है। पिछले कई सालों से भारत की जीडीपी की विकास दर धीरे धीरे गिरती जा रही थी और अब एकदम से गिरकर नेगेटिव पहुंच गई है। कोरोना द्वारा उत्पन्न संकट से एक बात तो साफ हो गई कि देश को चलाने और आगे बढ़ाने वाले मुख्यतः सिर्फ 2 ही वर्ग हैं, किसान और मजदूर। 90% भारत किसानों और मजदूरों से ही बना है। जब इन दोनों के काम में समस्या आती है तो पूरे देश में संकट पैदा हो जाता है। सरकार के कोविड-19 से संबंधित फैसलों से इन्हीं दोनों वर्ग, किसान और मजदूर को सबसे ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा है। श्रमिकों के रोजगार छीनकर उन्हें जबरन कार्य से बेदखल किया गया। मजदूरों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव जाने के लिए मजबूर किया गया। सरकार की खराब नीतियों और प्रतिक्रियाओं के कारण सैकड़ों श्रमिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कोविड-19 की आड़ में भारत में कई राज्य सरकारों ने लगभग 2 से 3 वर्षों के लिए श्रम कानूनों को कमजोर करने का प्रस्ताव भी पारित किया है। राज्य सरकारों के इस कदम से मजदूरों के लिए संकट और भी बढ़ गया है, जो पहले से ही इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन श्रम कानूनों को हटाने का मुख्य कारण विदेशी निवेश को आकर्षित करना, व्यापार को आसान बनाना और नियोक्ताओं की भूमिका को मजबूत करना बताया जाता है। उद्योगपतियों का गुट इस कदम की प्रशंसा करता है कि यह राजस्व और उत्पादन को बढ़ावा देगा। असलियत में उद्योग करने में आसानी और उत्पादन में बढ़ावा देने के नाम पर सरकार ने उन सभी मजदूरों के पक्ष में लाभों को खत्म कर दिया जो पिछले 70 वर्षों में मजदूर वर्ग ने लड़कर हासिल किए हैं। श्रम कानून ऐसे ही नहीं बन गए थे, इनके लिए अलग अलग समय पर संघर्ष किया गया था। ये संशोधन भले ही भारत में व्यापार को आसान बनाने में मदद कर सके, लेकिन लंबे समय में अर्थव्यवस्था के लिए इनके आर्थिक परिणाम बहुत गंभीर और चिंताजनक होंगे। मजदूरों को नुकसान पहुंचाकर देश की अर्थव्यवस्था कभी आगे नहीं बढ़ सकती। मजदूरों को उनकी न्यूनतम आय नहीं मिलेगी तो खपत कम होगी और अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी। इन परिवर्तनों से बाल श्रम में वृद्धि, अनौपचारिकीकरण और श्रमिकों को बुनियादी मानव अधिकारों से वंचित रखना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके साथ केंद्र सरकार ने मौजूदा 44 श्रम कानूनों को हटाकर 4 श्रम संहिताएं, लेबर कोड, लागू कर दी है। इन कोडों के करीबी विश्लेषण से पता चलता है कि ये सिर्फ उद्योगपतियों के मुनाफे को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और इनके लागू होने से श्रमिकों के शोषण को बढ़ावा मिलेगा। भारत में नए कानूनों को अमीर वर्ग की सहूलियत और फायदे को ध्यान में रखकर ही क्यों बनाया जाता है, इस बात पर हमें और गहरा अध्ययन करने की जरूरत है। भारत में धन की कमी नहीं है, लेकिन भारत के लोगों के हाथों में खर्च करने को धन न होना एक बहुत बड़ी कमी है। भारत में आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर 1% भारतीयों के पास भारत के सबसे गरीब 70% लोगों की 4 गुना संपत्ति है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के लगभग 100 अरबपति भारत के 100 करोड़ लोगों की 4 गुना संपत्ति रखकर बैठे हैं। ये पैसा भारतीय अर्थव्यवस्था के वार्षिक बजट से भी अधिक है। इस असमानता का मुख्य कारण लगातार बढ़ रहा भ्रष्टाचार, मजदूरों के शोषण और रोजगार की असुरक्षा है।
वर्तमान सरकारी शासन के प्रयासों को करीब से देखा जाए तो पता चलता है कि सरकार द्वारा सबसे अमीर वर्ग का समर्थन करने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं, जिससे आर्थिक असमानता और अन्याय में वृद्धि हुई है। पिछले एक साल में 68,000 करोड़ लोन सबसे अमीर लोगों के माफ कर दिए गए, जो कि सुर्खियों में नहीं है, लेकिन किसानों के लोन माफी और न्यूनतम आर्थिक गारंटी जैसी नीतियों की जब भी बात उठती है, तो उनको अर्थशास्त्री खराब नीति कहकर खारिज कर देते हैं। ये सब हमें अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी की एक बात याद दिलाता है कि भारत ब्रिटिश राज से निकलकर अब कॉर्पोरेट राज की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। भारत में मेहनत करके भी श्रमिक 5,000 से 8,000 रुपए महीना में काम करने के लिए क्यों मजबूर है? भारत के किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? सरकार लघु उद्योग अर्थव्यवस्था को क्यों विकसित नहीं कर रही है? जंगलों पर आधारित अर्थव्यवस्था को क्यों नहीं विकसित किया जा रहा है? आज जो हमारी अर्थव्यवस्था खराब है, उसका मुख्य कारण है कि हमारी आर्थिक नीतियां स्वतंत्र नहीं है। आर्थिक रूप से भारत आज भी गुलाम देश है। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और GATT यानी गेट नियंत्रित करते हैं। भारत के लोगों की जो भारतीय संसद है, उसे यह हिम्मत पैदा करने की जरूरत है कि वह दुनिया के दबाव में न आकर आर्थिक नीतियां बनाए। भारत को सबसे पहले ये घोषणा करनी होगी कि वह अपने दम पर अपने लोगों के लिए अपनी अर्थनीति विकसित कर सकता है। जब तक भारत के अंदर अर्थनीति बनाने की आजादी नहीं पैदा होगी, तब तक भारत के अंदर पुनर्संरचना का रास्ता नहीं खुल सकता। भारत के अंदर हम जो कुछ भी देखते हैं, चाहे हमारी शिक्षा नीति बनती है, औद्योगिक नीति बनती है, विदेश नीति बनती है, जल जंगल जमीन की नीतियां बनती हैं, या हमारी टेक्नोलॉजी को लेकर नीति बनती है, भारतीय सरकार स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती और नीतियां बनाने के लिए बाहरी दबाव की शिकार है। बेरोजगारी और आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत को आर्थिक विकास के वैकल्पिक मॉडल की जरूरत है। भारत की बेरोजगारी संकट के समाधान के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने की जरूरत है। इस रोजगार नीति को समझाने से पहले मैं आपको भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ समझाना चाहता हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से बनी है। 1. कृषि क्षेत्र, 2. उत्पादन क्षेत्र, 3. सर्विस क्षेत्र। सभी 3 क्षेत्रों में औपचारिक और अनौपचारिक कर्मी हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में 90% से अधिक भारतीय कर्मी काम करते हैं। दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था विकास के एक पथ से होकर गुजरती है। जब कृषि क्षेत्र में विकास शुरू होता है तो कृषि में अधिक लाभ प्राप्त करने के बाद बड़ी आबादी उत्पादन क्षेत्र में चली जाती है, और उत्पादन क्षेत्र में अधिक लाभ प्राप्त करने के बाद बड़ी आबादी सर्विस क्षेत्र में चली जाती है। दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने इस विकास मार्ग का अनुसरण किया है। इन सब के विपरीत भारत की अर्थव्यवस्था ने विकास का एक बहुत ही अलग रास्ता लिया, जहां आजादी के बाद के 3 दशकों के बीच कृषि क्षेत्र में थोड़ा ही लाभ प्राप्त हुआ था और भारत की अर्थव्यवस्था उत्पादन क्षेत्र की ओर बढ़ गई। उत्पादन क्षेत्र का विकास दर और उत्पादन क्षेत्र में काम करने वाले लोग पिछले 40 वर्षों से स्थिर ही है। उत्पादन क्षेत्र की निरंतर गिरावट के चलते भारत की अर्थनीति बनाने वाले सर्विस क्षेत्र की ओर मुड़ गई। 90 के दशक में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जिसके बाद से हमारी अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने लगी और उत्पादन क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया। सर्विस क्षेत्र के विकास की ओर बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रमुख समस्या यह है कि सर्विस हमेशा उत्पादों पर आधारित होती है और इसके लिए उत्पादों का उत्पादन महत्वपूर्ण होता है। आजकल सर्विस क्षेत्र में जो रोजगार मिल रहा है वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल और अनौपचारिक है। टेक्नोलॉजी और उत्पादन दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और जो टेक्नोलॉजी विकसित हुई वो श्रमिकों के पक्ष में नहीं थी। इसी वजह से आज जो हालात हैं, भारत जो एक श्रमिक बाहुल्य देश है, पूंजी और टेक्नोलॉजी से बनने वाली वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए भारत में एक राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू करने का प्रस्ताव मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। राष्ट्रीय रोजगार नीति को भारत में कृषि, उत्पादन और सर्विस क्षेत्र के लिए डिजाइन और लागू करने की आवश्यकता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस पॉलिसी को कैसे बनाया जाएगा। हम लोगों को राष्ट्रीय रोजगार नीति के इन 6 स्तंभों पर काम करना होगा। 1. कृषि क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति। 2. अशिक्षित और अनौपचारिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति। 3. शिक्षित और औपचारिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति। 4. महिलाओं के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति। 5. स्वरोजगार और कारीगरों के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति।
6. राष्ट्रीय रोजगार नीति के अनुसार कौशल नीति। इन 6 बिंदुओं को अब विस्तार से समझते हैं। 1. कृषि क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति। यह देश कृषि प्रधान देश है। किसानों को हटा दोगे तो ये देश नहीं बचता। जब पहले हमारा कृषि आधारित समाज गांव में रहता था, गांव के अंदर जातीय संरचना थी जिसके कारण सभी वर्ग समान तरीके से आगे नहीं बढ़ पाए। यदि उस समय की आर्थिक व्यवस्था को आप देखते हैं तो उसमें बहुत गरीबी थी और आमदनी भी बहुत कम थी। इस अर्थव्यवस्था में ऐसे वर्ग थे जो खेत में काम नहीं करते थे, जैसे जमींदार, क्योंकि उनका जमीन पर मालिकाना हक इतना बड़ा था कि वह खुद काम करना ही नहीं चाहते थे। उनके लिए काम करना अपनी इज्जत को थोड़ा नीचे करने के बराबर था। उस अर्थव्यवस्था में जो गरीब किसान था वो आज भी उस व्यवस्था से बाहर नहीं निकल पाया है। इस जमींदारी व्यवस्था से भारत को आज भी छुटकारा नहीं मिल पाया है। वर्तमान समय में एक दलाल वर्ग आ गया है जो किसानों द्वारा बनाया गया सामान 10% में खरीद कर उसे आगे 100% में बेचता है। किसानों की समस्याओं के समाधान के वादे सरकारें दशकों से कर रही हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने उनकी समस्या का हल नहीं निकाला। किसान अपनी फसल पर मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, खेती करते हैं। किसानों को उनकी फसल के दामों की गारंटी मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय रोजगार नीति के तहत मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भारत के हर राज्य में लागू करना होगा। स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट जो 2006 में बनी थी उसको आज तक भारत के हर राज्य में लागू नहीं किया गया है। कृषि संकट का मुख्य कारण है कम उत्पादकता। 44% लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं और जीडीपी का केवल 15% हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए न सिर्फ किसान को जागरूक होने की जरूरत है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के साथ कृषि क्षेत्र में कृषि रोजगार नीति लागू करने की जरूरत है। चीन का इतिहास देखा जाए तो उद्योग और सर्विस सेक्टर के मुकाबले कृषि क्षेत्र में विकास की मदद से गरीबी हटाना ज्यादा प्रभावी साबित हुआ था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पूरे देश में लागू करना और साथ में सब्सिडी देने से कृषि क्षेत्र की स्थिति सुधारी जा सकती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संचालन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा, जिसका पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे गरीबी और बेरोजगारी की दोहरी समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी। भारत को किसानों के लिए मिनी टेक्नोलॉजी केंद्रों के विकास करने की जरूरत है। ये केंद्र लोकल टेक्नोलॉजी को विकसित करने का काम करेंगे, जो किसान की उत्पादकता बढ़ाने में मददगार साबित होगी। कौन सी फसल उगाना लाभदायक होगा, किस तरीके का प्रयोग सबसे लाभदायक होगा, जैसे मुश्किल सवालों का हल भी इन केंद्रों द्वारा किया जाएगा और इस प्रकार लोकल किसान की जरूरत के हिसाब से टेक्नोलॉजी का निर्माण किया जाएगा। देश का किसान आज बाजार के अभाव में पीछे रह गया है। हमें देश में मिनी सरकारी बाजार को विकसित करना होगा, जिससे कि जो बीच के दलाल हैं, जो किसान के हिस्से के प्रॉफिट को हजम कर जाते हैं, वह हट जाएंगे। भारत में क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। कहीं मसाला, कहीं गन्ना, तो कहीं धान की खेती की जाती है। बहुत सारे राज्यों में धान साल में 2 बार उगाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में सरकार राइस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकती है। इसी तरह से किसानों के लिए क्षेत्र अनुसार कई लोकल इंडस्ट्रीज को भी बनाने की जरूरत है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगी। सरकार को किसान वर्ग की कम से कम एक न्यूनतम आय तय करनी होगी। किसान की न्यूनतम आय तय करने से उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और जिसका सीधा असर भारत के उद्योग और रोजगार के इजाफे में होगा। गांव में खेती के साथ कृषि आधारित रोजगार को बढ़ाने की आवश्यकता है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। आधे से अधिक कृषि श्रम बल भूमिहीन या लगभग भूमिहीन है। कृषि क्षेत्र के व्यवसायों में विविधता लाने के किसी भी प्रयास से ग्रामीण औद्योगिकीकरण और ग्रामीण क्षेत्र के विकास में लाभ होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रणनीतिक निवेश वर्तमान में सक्षम और कामकाजी आबादी की उपस्थिति के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर औद्योगिकरण को ट्रिगर करने में मदद कर सकता है। कृषि के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति किसानों को केंद्र बिंदु के रूप में रखेगी। कृषि विकास से कृषि आधारित ग्रामीण रोजगार पैदा होंगे और डेयरी, सब्जियां, फल, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि के लिए भी सेवाएं मिलेंगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लागू करना, दलालों और बिचौलियों को हटाना और गांव में कृषि आधारित रोजगार को भी बढ़ावा देना, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर कृषि क्षेत्र की रोजगार नीति को विकसित किया जा सकता है। 2. अशिक्षित और अनौपचारिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति।
भारत का 93% कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता है। ये बड़ा हिस्सा किसी मजदूरी सुरक्षा के बिना ठेके पर काम कर रहा है। यहाँ ज्यादातर श्रम कानून लागू नहीं है, और यदि लागू है तो इनका पालन नहीं किया जाता। इस देश के अंदर जो भी श्रमिक वर्ग है उनके लिए न्यूनतम आय की गारंटी की नीति को लागू करना चाहिए। भारत में पहले से ही एक ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, लेकिन भारत को रोजगार की समस्या को हल करने के लिए शहरी रोजगार गारंटी योजना की भी आवश्यकता है। इससे शहर में भी काम करने वाले मजदूरों की आमदनी और क्रय शक्ति में इजाफा होगा। जब आमदनी में बढ़ोतरी होगी तब वह सबसे पहले कहां जाएंगे? जरा सोचिए। साल भर जिस परिवार की बहू 2 साड़ियों में गुजारा करती हो, वह भी इस आमदनी के द्वारा कम से कम 4 साड़ियां ले पाएगी। ऐसा तो नहीं है कि उनके बच्चों की बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं। सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े, बच्चों के लिए और परिवार के लिए। शायद इस आमदनी द्वारा वह इन छोटी छोटी ख्वाहिशों को ज्यादा तो नहीं, पर बहुत हद तक पूरा कर पाएंगे। अगर आमदनी बढ़ती है तो सीधा असर व्यापार पर, बाजार पर दिखेगा। आज जिस दुकान पर 2 व्यक्ति काम करते हैं, वहां 4 होंगे। जब मांग बढ़ेगी तो मांग को पूरा करने के लिए सप्लाई भी चाहिए होगा, जिससे उद्योग बढ़ेंगे, क्योंकि अब माल ज्यादा बनाना होगा। जिनके पास 1 यूनिट है, हो सकता है आगे 4 हो। आज लघु उद्योग खत्म हो रहे हैं, क्योंकि व्यापारियों को उनमें जूझना पड़ रहा है। न तो उद्योग बंद हो सकता है, न चल रहा है। जब व्यापारी का व्यापार चलेगा तो उद्योग बढ़ेंगे। इसलिए शहर में भी रोजगार गारंटी को लागू करना चाहिए। इससे सरकारी खजाने में भी टैक्स की बढ़ोतरी होगी। जब पैसा सर्कुलेशन में होगा तो देश की अर्थव्यवस्था को भी तो फायदा होगा। भारत अपनी विदेशी व्यापार नीति में एक उल्टे शुल्क संरचना नीति, यानी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का पालन करता है, जहां कच्चे माल की तुलना में तैयार माल पर टैक्स रेट कम होता है। इसके परिणामस्वरूप भारत में सामान को बनाने के बजाय बाहर से तैयार किए गए सामानों की खरीद होती है। हमें अपनी टैरिफ नीति को सही करने की आवश्यकता है, जिससे भारत के अंदर उद्योग बढ़े और कच्चे माल से तैयार माल को भारत के मजदूर बनाएं। इसके अलावा तकनीकी रूप से उन्नत सामानों में आत्मनिर्भर बनने के लिए कई उत्पादों पर रिवर्स इंजीनियरिंग प्रक्रिया को लागू करने की जरूरत है। राष्ट्रीय रोजगार नीति में उत्पाद बनाने की टेक्नोलॉजी को सीखने पर जोर डाला जाएगा। जिन क्षेत्रों में पूंजी के मुकाबले श्रम ज्यादा उपयोग होता है, उनमें स्पेशल पैकेज तैयार करके उनको किक स्टार्ट देने की जरूरत है। फूड प्रोसेसिंग, चमड़ा, जूते, लकड़ी व फर्नीचर निर्माण क्षेत्र, कपड़ा और परिधान आदि क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज तैयार करने की आवश्यकता है। ये सभी श्रम गहन क्षेत्र हैं और कुल उत्पादन क्षेत्र के रोजगार में 60% से अधिक का योगदान देते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए जाने वाले इन पैकेजों को इस हिसाब से लागू करना चाहिए कि प्रत्येक क्षेत्र को इकोनॉमी ऑफ स्केल कैसे प्राप्त हो सकता है। श्रम आधारित मिनी टेक्नोलॉजी का निर्माण करने की आवश्यकता है, जो भारत के हर हिस्से की लोकल जरूरतों के हिसाब से बनाई जाएगी। ज्यादातर श्रमिक क्षेत्र जो उत्पादन करते हैं वो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई द्वारा किया जाता है। एमएसएमई के धंधे ठप पड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों का पुनः प्रवर्तन न केवल नौकरियों के इजाफे के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि अर्थव्यवस्था के उत्पादन को पुनर्जीवित और भारत में मांग पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है। भारत में 1450 आधुनिक उद्योग क्लस्टर और 4500 पारंपरिक उत्पाद क्लस्टर हैं। इन समूहों को संगठित तौर पर चलाने के लिए फाइनेंस की आवश्यकता है। धन की सख्त जरूरत वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके प्राथमिकता आधारित लोन देने की नीति शुरू करनी चाहिए। फिर इंसेंटिव बेस्ड लैंडिंग नीति को अपनाना चाहिए, जहां जो जितना ज्यादा उत्पादन करेगा उसके मुताबिक आगे का लोन उसको कम दर पर दिया जाएगा। प्रोत्साहन आधारित धनराशि क्लस्टर के प्रदर्शन पर केंद्रित होगी। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय विशेष बाजार चालू करने चाहिए। इन बाजारों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे क्लस्टर बड़े होंगे। क्लस्टर बढ़ेंगे तो और रोजगार पैदा करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर LMIS यानी लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम या आम भाषा में रोजगार बाजार को बनाने की जरूरत है, जहां जॉब मांगने वाले जॉब देने वालों से सीधा संपर्क कर सकें। भारत में कितने बेरोजगार हैं और कितनी कंपनियां कामगार ढूंढ रही हैं, इस पूरे सिस्टम को एक जगह लाने की जरूरत है। ये रोजगार बाजार बनने से दोनों कंपनी और मजदूर को फायदा होगा।
अकुशल और अनौपचारिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति में मजदूरों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी। औद्योगिक नीति हमारे कर्मियों के कौशल के आधार पर डिजाइन हो। न्यूनतम आय को हर क्षेत्र में लागू करने के साथ शहरी रोजगार की गारंटी योजना, श्रम आधारित उद्योगों के लिए विशेष पैकेज, रोजगार निर्माण के लिए उत्पादक केंद्रों में क्लस्टर विकास, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई के लिए पैकेज, क्षेत्र विशेष उत्पादन के लिए नई टेक्नोलॉजी का विकास, रोजगार का बाजार बनाना। इन सब नीतियों को लागू करके भारत के अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार मिलना संभव हो पाएगा। 3. शिक्षित और औपचारिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति। भारत में आज बेरोजगारी की समस्या से जो सबसे बड़ा तबका जूझता नजर आता है, वह हमारी शिक्षित प्रणाली है। नौकरियां उपलब्ध हैं, लेकिन इन नौकरियों में बहुत कम वेतन मिलता है, जैसा कि उन लोगों के साथ होता था जो गांवों के कृषि क्षेत्र में काम करते थे। पिछले 10 सालों से भारत की शिक्षित बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। शिक्षित लोग जो बेरोजगार हैं उनकी संख्या पिछले 6 सालों में दुगनी हो गई है। एक रिसर्च बताता है कि भारत में पिछले 8 सालों से लगातार हर साल लगभग 5 लाख इंजीनियर तैयार होते हैं और हर साल 2.25 लाख भी नया रोजगार पैदा नहीं होता है। लाखों लोग, खासतौर से शिक्षित लोग, जो कृषि क्षेत्र से निकलकर रोजगार की तलाश में गांव से शहर आते हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। नौकरी की आस में युवा बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन शिक्षित युवा को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। अच्छी नौकरी न मिलने पर या तो वे कृषि क्षेत्र में वापस जाने को मजबूर हो जाते हैं या फिर अपने घरों से दूर कम पैसा देने वाले उद्योगों में काम करने का विकल्प चुनते हैं। आज जो व्यवस्था पैदा हुई है, उसमें जो पूरा परिदृश्य है, उससे पता लगता है कि भारत का पढ़ा लिखा बेरोजगार समाज सबसे ज्यादा शहर में है। इस समस्या को हल करने के लिए शहरी औद्योगिकरण पर ध्यान देने की जरूरत है और सर्विस क्षेत्रों की उन सेवाओं को विकसित करने की जरूरत है जो भारत में अधिकांश शिक्षित श्रमिकों को भर्ती कर सके। टेलीकॉम, आईटी, बैंकिंग, बीमा, पेंशन, पर्यटन और परिवहन सेवाओं आदि को ध्यान में रखकर रोजगार नीति बनानी चाहिए। इन क्षेत्रों में भारत में काम करने वाले लगभग 5 करोड़ मेहनतकश हैं। अगर इस तरह के सर्विस क्षेत्रों में लोगों को आर्थिक न्याय की गारंटी की जाए, तो शिक्षित युवाओं का रुझान इन सर्विस क्षेत्रों में बढ़ेगा, जिससे ये सर्विस क्षेत्र और ज्यादा विकसित होंगे। शिक्षित युवा को काम मिले और काम की गारंटी भी मिले, इससे वह काम मन लगाकर कर पाएगा, नहीं तो हमेशा नौकरी छूटने के डर से ढंग से काम नहीं कर पाता है। शिक्षित युवाओं के बीच उद्यमशीलता यानी एंटरप्रेन्योरियल की मानसिकता को विकसित करने के लिए स्कूल के साथ साथ कॉलेज स्तर पर पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होगी, जो व्यवसायों के बारे में बात करें और बच्चों को सिखाएं कि उन्हें नौकरी लेने वाले की बजाय नौकरी देने वाली मानसिकता से आगे बढ़ना होगा। साथ ही सरकारी नौकरियों को बढ़ाने की जरूरत है। अगर सरकार स्कूल, अस्पताल, पुलिस और न्यायपालिका को विकसित करने में सफल होती है, तो इन जगहों पर हमारे शिक्षित युवा काम कर पाएंगे और देश को आगे बढ़ा पाएंगे। भारत में शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी का सिर्फ 4.6% हिस्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सिर्फ 1.6% हिस्से का उपयोग किया जाता है। शिक्षा क्षेत्र के हिस्से को 10% करने की जरूरत है और स्वास्थ्य क्षेत्र के हिस्से को 6% तक बढ़ाने की जरूरत है। शिक्षित और औपचारिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति उन लाखों युवाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी जिन्होंने बेहतर शिक्षा प्राप्त की है और काम की तलाश कर रहे हैं। शहरी रोजगार की गारंटी, रोजगार बाजार का विकास, सर्विस क्षेत्र में श्रमिक आधारित क्षेत्रों को बढ़ावा और उद्यमशीलता यानी एंटरप्रेन्योरियल की मानसिकता का विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा में सार्वजनिक निवेश से सरकारी नौकरियों का निर्माण, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर शिक्षित और औपचारिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति को विकसित किया जा सकता है। 4. महिलाओं के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति। भारत में लगभग सभी महिलाएं काम करती हैं। इसके लिए या तो उन्हें पैसे दिए जाते हैं या उनको पैसे नहीं दिए जाते। महिलाएं घरेलू गतिविधियों का ध्यान रखती हैं। महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों में भी मदद करती हैं और शहरी क्षेत्रों में काम करने के लिए बाहर जाती हैं। जिन महिलाओं को दोनों काम करने होते हैं, घर के काम और आर्थिक गतिविधियों में भी शामिल होना, उनको दोगुना बोझ उठाना पड़ता है। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति महिलाओं को उनकी उचित गरिमा प्रदान करेगी। महिलाओं के लिए मिनिमम इनकम गारंटी की योजना लाने की जरूरत है, जिससे महिलाएं पैसों के लिए किसी पर भी निर्भर न रहें। इसके साथ ही जो महिलाएं अपना व्यापार शुरू करना चाहती हैं, उन्हें बिना किसी ब्याज दर के लोन देना सुनिश्चित करना होगा।
सरकार के इस कदम से हमारे समाज में महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और वो आर्थिक गतिविधियों में शामिल होंगी। 1987 में श्रम शक्ति नाम की कामकाजी महिलाओं पर एक ऐतिहासिक रिपोर्ट आई थी। इसमें नोट किया गया कि सभी महिलाएं श्रमिक हैं क्योंकि वे निर्माता और प्रजननकर्ता हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि समाज में पितृसत्तात्मक सोच मुख्य रूप से महिलाओं को देखभाल करने वालों की भूमिका में रखते हैं। रिपोर्ट की सिफारिशें सामूहिक रूप से लागू करने के लिए क्रेडिट, सामाजिक उत्थान और मजबूत न्यायिक प्रणाली की आवश्यकता है। हमारी जनसंख्या का 50% हिस्सा महिलाओं का है और भारत के सभी प्रकार के रोजगार क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी दर दुनिया में सबसे कम है। लड़कियां उच्च स्तर की शिक्षा हासिल करने के बावजूद नौकरी नहीं पाती हैं। उत्पादन के क्लस्टर के करीब महिलाओं की नौकरियों को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिससे ग्रामीण लड़कियों को भी अवसर मिलेंगे जिन्हें हमारे परिवार की मानसिकता के कारण बड़े शहरों में जाने की अनुमति नहीं मिलती। वे अपने क्षेत्र की लोकल टेक्नोलॉजी और उत्पादन के गुण सीखेंगी और उन क्षेत्रों में काम कर सकेंगी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पारंपरिक रूप से प्रसिद्ध हैं। हमें महिला उद्यमशीलता यानी एंटरप्रेन्योरियल विकास के लिए एक सोची समझी रणनीति बनाने की जरूरत है। महिलाएं आर्थिक रूप से आजाद और सफल हों, इसके लिए आवश्यक वातावरण और कौशल प्रदान करने की आवश्यकता है। महिलाएं जो छोटे उद्योगों में काम कर रही हैं, उन्हें उद्यमशीलता यानी एंटरप्रेन्योरियल की ट्रेनिंग देने की जरूरत है, जिससे वो अपने व्यापार का विस्तार कर सकें। कृषि क्षेत्र में महिलाओं के लिए अवसर बनाए जाए। जिन्होंने अपने पूरे जीवन में एक ही प्रकार का श्रम किया है, उनके लिए खेती और खेती से जुड़े हुए व्यवसायों में रोजगार पैदा करने की आवश्यकता है। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप भारत के कई हिस्सों में सफल साबित हुए हैं और उन्हें सरकार की तरफ से प्रोत्साहन देने की जरूरत है, जिससे उसे एक रणनीति के रूप में अपनाया जा सकता है। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति में महिलाओं के लिए न्यूनतम इनकम की गारंटी, महिला आबादी के लिए विशिष्ट व्यावसायिक कार्यक्रम, महिलाओं के लिए व्यापार संबंधित बिना ब्याज के लोन, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कृषि आधारित रोजगार के अवसर प्रदान करना, महिला नौकरियों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप और क्लस्टर को प्रोत्साहन देना और महिलाओं की आबादी के लिए कौशल विशिष्ट रोजगार को डिजाइन करना होगा। 5. स्वरोजगार और कारीगरों के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति। हम अपने आसपास कई लोगों को देखते हैं जो किसी मालिक के नीचे काम नहीं कर रहे होते। कहने को तो ये स्वरोजगार करते हैं, लेकिन गरीब और मजबूर हैं। प्लम्बर, टेलर, मोची, नाई, मिस्त्री, कारपेंटर, कपड़े प्रेस करने वाले, चौकीदार, घर में झाड़ू पोंछा करने वाले, दूध वाले, चाय वाले, नुक्कड़ पर चाट बेचने वाला, ओला उबेर चलाने वाले, स्विगी जोमेटो में खाना पहुंचाने वाले, घर घर जाकर सामान बेचने वाले आदि। ये सब लोग स्वरोजगार करते हैं, लेकिन इनकी आमदनी बहुत कम है। इन सभी स्वरोजगार मजदूरों को संगठित करने की जरूरत है और उसके लिए ऑनलाइन बाजार चाहिए। इन सभी लोगों के लिए एक मिनिमम आय गारंटी को लागू करने की जरूरत है। आजकल जो लोग फोन पर ऐप के जरिए ऑनलाइन काम करते हैं, उनको गिग इकोनॉमी में काम करने वाले मजदूर कहते हैं। ये सारे गिग वर्कर्स की आर्थिक सुरक्षा खतरे में रहती है क्योंकि इनको कानूनी तौर पर श्रम कानूनों के अंदर नहीं रखा गया है। सरकार को इन स्वरोजगार मजदूरों के लिए कानून बनाने की जरूरत है और इन लोगों को ट्रेनिंग के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। ज्यादातर बैंक कारीगर आधारित समूहों को लोन सुविधा देने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं। यहां प्रोत्साहन आधारित लोन सुविधाओं को व्यवस्थित किया जा सकता है। गिग इकोनॉमी में काम करने वाले मजदूरों का एक मिनिमम आय फिक्स हो और उनके पास रोजगार आधारित सुरक्षा भी उपलब्ध हो। कई सारे स्वरोजगार आज भी हैं जो किसी ऐप पर काम नहीं करते, बल्कि अपने व्यक्तिगत संबंधों के जरिए अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, जैसे प्लम्बर, बिजली मिस्त्री, कपड़े प्रेस करने वाले आदि। इन लोगों को औजारों के लिए लोन लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे यह अपने व्यापार का विस्तार कर सकें। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की है, भारत में शहरी रोजगार गारंटी योजना की जरूरत है, जो शहरी श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा देने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकती है। स्वनियोजित श्रमिक जैसे मोची, चाट वाले, नाई आदि अपने काम के विशेषज्ञ होते हैं। आप सभी इस तरह के किसी न किसी व्यक्ति को जानते होंगे जो अपने काम में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपना कौशल दिखाने के लिए उनके पास कोई औपचारिक डिग्री नहीं है। रोजगार नीति के तहत श्रमिकों में पहले से मौजूद कौशल की औपचारिक मान्यता को प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार के पास इसके लिए प्रायर लर्निंग यानी पूर्व शिक्षा नीति है, लेकिन इस नीति के बारे में कुछ ही लोग जानते हैं।
इसमें सुधार और इसको बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय रोजगार नीति के तहत लागू करना होगा। स्वरोजगार और कारीगरों के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति के तहत तकनीकी काम करने वाले कारीगरों के लिए प्रशिक्षण, लोन एवं क्रेडिट की व्यवस्था, न्यूनतम आय की गारंटी और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके साथ साथ यह प्रोत्साहित किया जाएगा कि स्थानीय कारीगर जो अपने अपने कार्य क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उन्हें उस क्षेत्र में मान्यता की औपचारिक डिग्री दी जाए। 6. राष्ट्रीय रोजगार नीति के अनुसार कौशल नीति बनाना। भारत की कुल जनसंख्या 138 करोड़ है और भारत में कुल काम कर रहे लोगों की संख्या 47.1 करोड़ है। इस काम कर रही वर्कफोर्स में से 60% से अधिक की शिक्षा 8वीं पास से कम है। हमें सभी क्षेत्रों में शिक्षा प्रणाली में बदलाव करने होंगे। सामान्य ज्ञान, गणित, इतिहास जैसे विषयों के साथ साथ तकनीकी विकास की भी शिक्षा देनी जरूरी है। बच्चों को स्कूल से निकलने के बाद काम मिलने की गारंटी होनी चाहिए। हमें अर्थव्यवस्था को तकनीक आधारित करना होगा। भारत का 5% से भी कम कार्यबल औपचारिक तौर पर कुशल गिना जाता है। वहीं ये आंकड़े साउथ कोरिया में 96%, जापान में 80%, जर्मनी में 75% और चाइना में 74% है। इसको ठीक करने के लिए भारत सरकार की एक नीति है, स्किल इंडिया। इस नीति में अभी तक लगभग 20,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया है। इस नीति की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद नौकरी सिर्फ 17% लोगों को मिलती है। मतलब अगर 100 लोगों ने ट्रेनिंग ली तो उनमें से सिर्फ 17 लोगों की नौकरी लगी। कैसे लगेगी नौकरी, जब नौकरियां हैं ही नहीं। जिनकी नौकरी लगती भी है, उनका औसतन वेतन 10,000 से 12,000 रुपए है। ट्रेनिंग के बाद भी नौकरी न लगना और अगर लगे तब भी इतने कम पैसे मिलना, इसका मुख्य कारण यह है कि जो कुछ ट्रेनिंग में सिखाया जाता है वो नाकाफी है। बड़े बड़े उद्योगपति बताते हैं कि भारत की कौशल नीति और उद्योग की जरूरतों में बहुत ज्यादा अंतर है। इस नीति में पहली जरूरत क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर ध्यान केंद्रित करने की है। कई संस्थान खोले जाते हैं, लेकिन इन संस्थानों में कमजोर ट्रेनिंग प्रदान की जाती है, जिसके कारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी बच्चे रोजगार योग्य नहीं होते हैं। इन शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया अपनानी होगी। भारतीय कंपनियां भारतीय शिक्षा प्रणाली की फ्री राइडर अर्थात मुफ्त सवार रही हैं। बच्चे सार्वजनिक शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों से सीखते हैं और कंपनियां इन प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त कर लेती हैं और उनकी सभी विशेषज्ञता उस कंपनी को मुफ्त में मिल जाती है। IIT, IIM के सबसे बुद्धिजीवी छात्र छात्राएं इन कॉर्पोरेट्स के लिए ही काम करते हैं। एक कौशल टैक्स लागू करने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से शिक्षा क्षेत्र को फंड किया जा सकता है। एम्प्लॉयर इन व्यक्तियों से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर को भी कौशल टैक्स के माध्यम से बच्चों की शिक्षा के लिए भुगतान करना चाहिए। कौशल नीति को रोजगार नीति के अनुसार बनाया जाएगा तो जो लोग अपनी ट्रेनिंग पूरी करेंगे उनको आसानी से काम मिल जाएगा। इन 6 स्तंभों को लागू करके राष्ट्रीय रोजगार नीति के वैकल्पिक मॉडल में भारत की बेरोजगारी की समस्या का समाधान छुपा है। दुनिया के सबसे युवा देश में बेरोजगारी का संकट एक अत्यंत निंदनीय स्थिति है। देश के युवा को रोजगार देना शायद सरकार के एजेंडे में ही नहीं है। जब भी हम भारत में बेरोजगारी की चर्चा करते हैं तो सामान्य तौर पर हमारा दिमाग इस तरफ जाता है, जो सरकारों ने प्रचारित कर रखा है कि इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, सबको रोजगार कैसे मिलेगा। इससे लोगों को लगता है, यदि लोग बढ़ जाएंगे तो साधन तो सीमित है, लोगों को काम कैसे मिलेगा। भारत की अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, लेकिन इसको ठंडे दिमाग से सोचना और समझना बहुत जरूरी है। जिस समय दुनिया के दूसरे देशों की औसतन आयु बढ़ रही है, भारत जनसांख्यिक लाभांश से गुजर रहा है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है। विदेश की रिसर्च कंपनी बोस्टन कंसल्टेंसी की रिसर्च बताती है कि साल 2030 तक दुनिया लगभग 48 करोड़ श्रमिकों की कमी से गुजर रही होगी और उस समय भारत के पास लगभग 25 करोड़ अधिक श्रमिक होंगे। दुनिया में श्रमिकों की कमी को भारत अपने कौशल से पूरा कर सकता है। बस कमी है तो इन श्रमिकों को शिक्षित करने और कुशल बनाने की। हमें जरूरत है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जनसंख्या एक अभिशाप वाले झूठे मैसेज को नकारने की और लोगों को ये सच्चाई बताने की कि सरकार की नीतियां ही बढ़ती बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार हैं। अगर नीतियां बदल दी जाएं तो बेरोजगारी का समाधान मिल सकता है। अगर जनसंख्या ही विकास न होने का सबसे बड़ा कारण होती, तो आज चीन पूरी दुनिया को अपने उत्पाद एक्सपोर्ट नहीं कर रहा होता।
हमें भारत को अपनी परिस्थितियों व क्षेत्रों के अनुरूप विकसित करने के लिए दुनिया से सीखकर अपनी तकनीक का आविष्कार करने की जरूरत है। हम आविष्कार करके उत्पादन करने की जगह दुनिया से तैयार माल ले रहे हैं। हमारे देश के अर्थशास्त्रियों के पास इतना दिमाग है कि सरकार अगर निर्णय ले कि हमारे भारतीय नक्शे पर जो हिस्से हैं, पर्वतीय क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि, रेगिस्तानी क्षेत्र जैसे राजस्थान, वनस्पति और जंगली क्षेत्र जैसे असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु आदि, ये सब जितने भी हमारे भारतीय क्षेत्र है, यहाँ पर इन्हीं क्षेत्रों के अनुसार तकनीक विकसित करने की जरूरत है, जिससे उद्योग एवं रोजगार बढ़ सके। इन सभी क्षेत्रों में बहुत कुछ ऐसा है जो आज भी छुपा हुआ है। अब बात आती है कि इस नीति को देश में लागू करने के लिए पैसा कहां से आएगा। भारत का जो टैक्स सिस्टम है वो रेग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, जहां ज्यादातर टैक्स जो इकट्ठा होता है वो अप्रत्यक्ष टैक्स से होता है। अप्रत्यक्ष टैक्स वह टैक्स है जो देश के सभी नागरिकों को एक समान देना पड़ता है, चाहे एक अरबपति हो या किसान हो या एक मजदूर हो, सभी रोटी, कपड़ा, मकान और अन्य बुनियादी उत्पादों के लिए एक ही दर पर टैक्स देते हैं। वहीं दूसरी ओर 138 करोड़ की आबादी वाले देश में केवल 1.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं। भारत में सबसे अमीर वर्ग के लिए इनकम टैक्स का दर दुनिया में सबसे कम है। भारत की अर्थव्यवस्था को किक स्टार्ट करने के लिए सबसे अमीर वर्ग पर संपत्ति कर लगाने की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार के IRS के अफसरों ने कोरोना संकट से उबरने के लिए 40% का एक बार का वेल्थ टैक्स 1 करोड़ से अधिक की आय वाले लोगों पर लगाने का सुझाव दिया, लेकिन सरकार ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया और इस सुझाव को सार्वजनिक करने के लिए युवा अधिकारियों पर जांच शुरू कर दी। मेरा मानना है कि वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स लागू करने से न सिर्फ अर्थव्यवस्था को किक स्टार्ट मिलेगा, बल्कि ये भारत को विकास के पथ पर ले जाने के लिए भी पर्याप्त है। जब राष्ट्रीय रोजगार नीति के इन 6 सूत्रों पर सरकार काम करेगी, नीतियां तय करेगी, तो रोजगार की गारंटी की जा सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था हो या दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था हो, उसके संचालन के लिए उसमें पैसे का सर्कुलेशन जरूरी है। अर्थव्यवस्था अगर रन नहीं होगी तो जो परिस्थिति पैदा होगी उसे आर्थिक मंदी कहते हैं, क्योंकि जिसको खत्म किया जा रहा है वह जनता की भागीदारी है। लेकिन जो दूसरा काम करने की जरूरत है वह है एक सर्कुलेटेड अर्थव्यवस्था को बनाने की। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट वही होता है जहां सबसे ज्यादा उपभोक्ता होते हैं। भारत में गरीबी की हालत में भी अमेरिका को सिर्फ इस बात का भरोसा है कि अगर हमने भारत के मार्केट पर कब्जा कर लिया तो उत्पादन अमेरिका करेगा और उसकी सप्लाई भारत में होगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी। आज चीन की अर्थव्यवस्था भी इस बात पर टिकी है कि अगर दुनिया के अंदर उसकी सप्लाई बंद हो गई तो आमदनी कहां से होगी। पूरी दुनिया की बड़ी कंपनियों की आज जो दृष्टि भारत पर है, उसका कारण है कि भारत एक बड़ा उपभोक्ता देश है। अगर ये दुनिया वालों को समझ में आ रहा है तो भारत के लोगों को क्यों नहीं आ रहा। भारत में नीतियां 5 साल सरकार सही चल जाए उस हिसाब से बनती हैं, जिसके चक्कर में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नीतियों पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि इनका फायदा देश को लॉन्ग रन में प्राप्त होता है। इस सोच को बदलकर एक दृढ़ निश्चय और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू करने की जरूरत है। सामाजिक विविधताओं से भरे इस देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति पर अगर काम किया जाए तो भारत भी एक महाशक्ति बन सकता है। अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो हमें युवाओं के भविष्य का निर्माण भी करना पड़ेगा। व्यापक दृष्टि से देखें तो धीरे धीरे भारत को महाशक्ति बनाने की तरफ एक संकल्प लेकर आगे बढ़ने का रास्ता ही है ये राष्ट्रीय रोजगार नीति।